आज केंद्र बिंदु में बात करेंगे 43 साल पुराने उस दंगे की जिसने यूपी का माहौल एक बार फिर से गर्मा दिया। बात है 1980 की, जब मुरादाबाद में ईद के दिन दंगा भड़का था। पुलिस और लोगों के बीच झड़प और उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में कई लोगों की जान चली गई थी। इस दंगे की रिपोर्ट वैसे तो सरकार के पास 1983 में ही पहुंच गई थी, लेकिन 40 साल से वो रिपोर्ट गुमनाम टेबल पर पड़ी है और अब योगी कैबिनेट ने उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का फैसला लिया। पश्चिमी यूपी का शहर मुरादाबाद सम्मान के लिहाज से पीतल नगरी और सियासत के लिहाज से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का अखाड़ा। इस शहर की आबादी में हिंदू और मुस्लिम करीब करीब बराबर हैं, लेकिन 43 साल पुराने एक जख्म की चर्चा इन दिनों चारों ओर है। एक ऐसा जख्म जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्द जनता के सामने आने वाली है। साल था 1980 और तारीख थी 13 अगस्त। ईद का दिन था। लोग एक दूसरे को बधाई देने में जुटे थे। मुरादाबाद के ईदगाह में हजारों नमाजियों की भीड़ थी। ईदगाह में जगह कम होने की वजह से बड़ी तादाद में लोग बाउंड्री के बाहर खड़े थे, लेकिन नमाज के बीच एक ऐसा शोर उठा कि माहौल पूरी तरह से बदल गया। दरअसल उस दिन पूरा विवाद एक सुअर के ईदगाह में घुसने को लेकर हुआ था। नमाजियों ने आरोप लगाया कि पुलिस से सुअर को भगाने की अपील की गई, लेकिन पुलिस ने ये बात नहीं मानी। धीरे धीरे पुलिस और वहां मौजूद नमाजियों में बहस शुरू हो गई और कुछ ही देर में वो बहस पत्थरबाजी में तब्दील हो गई। अचानक कोई नाली वाली से कोई मतलब जानवर कोई आया, उस पर कीचड़ विचड़ लगा हुआ था और कीचड़ लगने से वो नमाज वाज जब बहुत हुई तो उसमें कुछ लोगों के कपड़े उससे सन गए थे। उससे मतलब हलबली मच गई तो एकदम शोर शराबा शुरू हो गया और उस समय ये घटना दूसरे रूप ले लिया, विशाल रूप मतलब हो गया। जानवर के निकलने से वो अपवित्र माना जाता है मुस्लिम समाज के लिए। उसके उनके कपड़े गंदे होना, उसमें रोष ये आ गया कि इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। उस वजह से भगदौड़ मच गई। अचानक कहीं से पथराव शुरू हो गया, मतलब लोग भागने लग गए, कुछ नीचे कुचले जाने लग गए। तो इस तरह से ये घटना बढ़ती विशाल रूप ले गई। अधिकारी भी इसमें घायल हुए थे, एसपी सिटी भी था, एक दो और भी सीओ भी घायल हुए थे। उनकी वहाँ तुरंत पट्टी वट्टी और सारा जितने अधिकारी थे सब नीचे से ऊपर छतों पे चले गए थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो उसके बाद मतलब ये स्थिति हुई थी तो हम लोग भी वहाँ से फोटोग्राफी करके हम वहाँ से वापस आ गए थे घर पर। एक तरफ पुलिस वाले थे और दूसरी तरफ 60 से 70 हजार नमाजियों की भीड़। एक पत्थर मुरादाबाद के तत्कालीन एसएसपी के सिर पर भी लगा था और यही एक बड़ी वजह थी जिसने मुरादाबाद को दंगे की आग में झोंक दिया। आरोप ये भी लगा कि पुलिस ने फायरिंग की थी। ईद की नमाज तो अच्छी खासी हो गई थी। जो खुतबा होता है उसके बाद खुतबे में ही कुछ हल्ला गुल्ला होना चालू हुआ, फिर सब लोग खड़े हो गए। उसके बाद भगदड़ सी मची। भगदड़ के बाद फिर गोली बोली चलने लगी वहाँ पर। वो पंडित जी जो थे वो तो पहले भाग गए। मैं वहाँ फंस गया था, बीच में था मैं। तो मैं वहाँ से जो थे निकल के लाजपत नगरी तरफ को आए हम। वहाँ आके क्या नाम बोले हमने, हम कोई वो नहीं व्हीकल नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो हम लोग वहाँ से पैदल ही, 2 कैमरे थे मेरे पास और फोटोग्राफ हमने खींचे थे वहाँ काफ़ी। तमाम चप्पलें पड़ी हुई थी, वो पड़ी हुई थी। उसके बाद फिर पत्थरबाजी होने लगी, पत्थरबाजी गोलीबारी। तो हम तो अपनी जान बचा कर अपने चले आए टाउन हॉल पे ही। वहीं अस्पताल है, वहाँ हमने ये देखा कि तमाम मतलब लाशें आने लगी, घायल आने लगे। इतना कुछ हुआ। तो उसके बाद यहाँ भी मतलब नारेबाजी होने लगी टाउन हॉल पे, बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तो उसके बाद कुछ देर बाद मतलब कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू खुलता था फिर लग जाता था 3 महीने तक लगातार। हाँ, कभी कहीं झगड़ा हो गया, कभी कहीं झगड़ा हो गया। सब कुछ आरोपों पर ही शुरू हुआ और आरोपों के साथ ही खत्म हुआ। लेकिन जब तक
वो तस्वीर मिटती मुरादाबाद में बहुत कुछ बदल चुका था। किसी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने फायरिंग की, तो किसी ने आरोप लगाया कि भीड़ की तरफ से फायरिंग की गई। हिंसा ऐसी थी कि ईदगाह के बगल में ही मौजूद पुलिस स्टेशन को आग की लपटों में झोंक दिया गया। जब ईदगाह में गोलीबारी हुई तो उसके बाद आक्रोशित भीड़ ईदगाह की तरफ से इस रोड से आई और यहाँ पर पुलिस चौकी होती थी, जहाँ पर अब ये कोतवाली गलशहीद है। तो उस वक्त में ये पुलिस चौकी गलशहीद कहलाती थी और इसको आक्रोशित भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें पुलिसकर्मी भी थे और उनके परिवार वाले भी रहते थे। तो ये जो थाना है कोतवाली, ये उस समय में गलशहीद पुलिस चौकी होती थी और इसी क्षेत्र में ईदगाह है। ईदगाह के मैदान से आक्रोशित भीड़ आई और उसने इस पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। यहाँ पर आगजनी की शुरुआत हुई और उसके बाद पूरे शहर में आगजनी का मंजर हुआ और जगह जगह दंगे भड़क गए। इस हिंसा के बाद अलग अलग अखबारों में अलग अलग रिपोर्ट छपी, हर किसी के हिस्से का सच छपा और उन्हीं रिपोर्टों के मुताबिक हिंसा शुरू होने के बाद लोग एक दूसरे की दुकान लूटने लगे। मामला इतना बिगड़ा कि 13 अगस्त को यानी उसी दिन सीआरपीएफ और बीएसएफ को शहर में तैनात कर दिया गया। तो जब ईदगाह के गेट के अंदर पहुंचे तो वहाँ पर जो हालत थी बड़ी अजीब सी हो रही थी, जैसे सब सन्नाटा और खून था इधर उधर। तो वहाँ सिपाही ने फायर कर दिया। एक फायर किया तो जब मेरे पीछे को गए तो डीएसपी साहब अशोक मिश्रा जो थे तो मेरे जान पहचान के थे, तो वो आ गए, उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने उससे गोली को मना कर दिया और वहाँ पर से लाशें निकाली जा रही थी, घरों में आगे इधर उधर की तरफ से निकाली जा रही थी। अब पीएसी का तो मुझे अब कुछ याद नहीं पड़ता। पीएसी की मुझे तो सब पुलिस वाले एक से लगते हैं। ये पीएसी क्या बीएसएफ वाले लगे थे यहाँ, तो उन्हें मेरे ख्याल से बीएसएफ का थे और बीएसएफ पे कुछ चार्ज लगा था तो बीएसएफ की वो बटालियन चेंज करके अगले दिन दूसरी आ गई थी। मुरादाबाद के लिए सिर्फ एक दिन ही भारी नहीं था, बल्कि उस दंगे वाले दिन के बाद लोगों ने हर रोज नई नई परेशानी झेली। जो विवाद पुलिस और नमाजियों के बीच खड़ा हुआ था, वो 24 घंटे के अंदर हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझ गया। 13 अगस्त 1980 का दिन मुरादाबाद के लोग कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन 14 अगस्त को जो हुआ वो उससे भी ज्यादा भयानक था। उन दिनों अखबारों में जो रिपोर्ट छपी उसके मुताबिक 14 अगस्त को हिंदू संगठनों के कुछ लोग सक्रिय हो गए और दूसरे धर्म की दुकानों को लूटना शुरू कर दिया और इसी तरह एक छोटा सा विवाद मुरादाबाद के माथे पर दंगे की शक्ल में उभर आया। बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक एक हादसा हुआ जिससे पूरी दुनिया दहल गई। इबादतगाह जो 1 महीना रोज़ा रख के लोग ईद की नमाज अदा करने गए थे, वहाँ पे बिना लाठी चार्ज के, बिना आंसू गैस के डायरेक्ट गोली चलाई गई। तो वो बोले ये क्या हो रहा है और ये गोली रोकी जाए, ये पुलिस गोली कैसे चला रही है, मेरी आवाज़ सुनिए। तो गोली नहीं रुकी। जब गोली नहीं रुकी तो उन्होंने कहा कि मैं सैयद डॉक्टर कमाल फ़हीम शहरी इमाम मुरादाबाद बोल रहा हूँ, मैं जिहाद बोल दूँगा। और जिहाद के मायने उन्होंने बताया उस वक्त कि एक एक मुसलमान सड़कों पे आन के शहादत देगा अगर ये गोली नहीं रोकी गई। मैं आपसे वार्निंग देता हूँ कि आप गोली रोकिए। तो गोली रुकी। जब गोली रुकी तो जितने चबूतरे के लोग थे उन्होंने मेरे वालिद को बीच में ले लिया, मैं भी उनके साथ था। और जब मैं चला हूँ तो लाशों का मंजर ये था कि छोटे छोटे बच्चे और नए नए कपड़े पहने हुए लोग बेशुमार, किसी की आते निकली हुई, कोई सिसक रहा, किसी के उस पे पड़ा हुआ पेड़ की जड़ में कोई लाशों के ढेर थे। ये मैंने वाक़या देखा और इतना भयानक वाक़या था ये कि मैंने सुना है, देखा नहीं। जलाने वाला बाग वाला अंग्रेज़ों का कि लोग वहाँ पे जिस तरीके से फायरिंग हुई थी, शायद लोग उसे भी भूल गए उस शहादत को देख के। और आज भी अगर मेरे चेहरे पे और मुझे वो मंज़र याद अब भी है, आता है तो मेरा दिल दहल जाता है। मुरादाबाद के उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। उस समय अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 145 लोगों के शव का पोस्टमार्टम हुआ, जबकि कई मौतों की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई।
बताने वाले बताते हैं कि 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हिंसा के दिन से 1 महीने तक पूरे मुरादाबाद में कर्फ्यू लगा रहा। न तो स्कूल कॉलेज खुले और न ही कई जगहों के बाजार। जब क्या हुआ था, आग बरस रही थी, एक हंगामा हुआ था, खून के बह रहे थे। ईदगाह में लड़ाई हुई थी ईदगाह में। ये पता चला कि जमील भाई की गोली लग गई, खून बह रहा। घर जाने का मौका ही नहीं मिला। कई महीनों लड़ाइयाँ रही, लड़ाई दंगा काफ़ी रहा। तो डर के मारे हम गए नहीं कि हमें न मार दें। तो अब हम अकेली थे, लड़की को छोड़ के कहाँ जाती, कहाँ धक्के खाती। कुंवारी लड़की थी, 14-15 साल की, और नौकरी भी नहीं मिली और दुकान भी नहीं मिली। अब परेशानियाँ सामने आई कि जो परेशानियाँ ना आई थी वो सामना करना पड़ा। अब हम जानते हैं और अल्लाह जानता है कि हमने कैसे गुजारा करा। कभी नहीं लौटे। और लाश जो हमारे मोहल्ले के थे, उन्होंने देखी कि जमील भाई ख़त्म हो गए। देख वाली नहीं मिली, ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी कि जैसे उस बार हुई। अक्टूबर की शुरुआत में जैसे ही कर्फ्यू में ढील दी गई, फिर से दंगे शुरू हो गए। उन दिनों छपी रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान भी 14 लोगों की जान गई। जिले में तीसरी बार कर्फ्यू लगाया गया और कर्फ्यू हटने के बाद भी माहौल ऐसा हो गया कि लोग दूसरे समुदाय के मोहल्लों में जाने से डरते थे। कर्फ्यू लगने के पहले 5 दिनों में 1300 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से आधे कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले थे। हालात इतने डराने वाले थे कि अगस्त में शुरू हुई हिंसा का असर नवंबर तक अलग अलग इलाकों में दिखाई देता रहा। उस वक्त मैं और मेरे फादर नमाज पढ़कर हम लोग आए थे और घर आकर हम लोग एज यूजुअल मीठा वगैरह खा रहे थे। तब पता चला सड़क के पर हल्ला होने लगा। हम लोगों ने जाकर देखा तो कुछ झगड़ा का सा लग रहा था कि कोई झगड़ा हो गया। फिर हम लोग अपने दरवाज़ा वगैरह बंद करके अंदर आकर बैठ गए। करीब आधे घंटे बाद हमारे यहाँ पुलिस वालों ने कुछ दस्तक दी, तो मेरे फादर ने जाके दरवाज़ा खोल दिया। तो वो लोग कहने लगे कि हम लोग आपके घर की तलाशी लेंगे। तो मेरे फादर ने कहा कि चलिए आइए ले लीजिए तलाशी। और उसमें तलाशी लेने के लिए उन लोगों ने मेरे फादर जो जेंट्स लोग थे उन्हें अलग कर दिया, मेरे बड़े भाइयों को सबको अलग कर दिया, लेडीज़ को उन्होंने अलग कर दिया। तलाशी लेने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो लोग मेरे फादर और मेरे भाई को नीचे लेकर चले गए। तो नीचे चलिए, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है आपको। और उसके बाद उन लोगों ने उन्हें गाड़ी वगैरह में बिठा लिया और उसके बाद से आज तक उनका पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे फादर प्लस मेरे 3 भाई जो कि जवान लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, जो कमाने वाले लोग थे, उन ही चारों को ले गई। 1980 में यहाँ राइड हुआ, बलवाई आए थाने पर, उन्होंने थाने को नुकसान पहुँचाया और पुलिस ने उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट जो है वो हमारे यहाँ घर पर अटैक किया, मदर को शूट किया, स्पॉट वो ख़त्म हो गई। इस दौरान कोई साहब नहीं आया हमारे यहाँ, कोई मदद नहीं मिली। 3 दिन तक डेड बॉडी हमारे यहाँ घर पर ही रखी रही। इस पीरियड में 3 दिन के दौरान रामपुर नवाब मिक्की मियाँ मुरादाबाद आए, वो अपने साथ डेड बॉडी को ले गए। उसके बाद हमें कोई इत्तला नहीं मिली हमारी वालदा की, तो मदर की। बहन भाई थे और छोटे भी बड़े भी बराबर में पनाह लिए हुए थे। अगर शायद हम लोग यहाँ से अपने घर से अगर पनाह नहीं लेते वहाँ पड़ोस में, तो शायद वो हमें भी शूट कर देते। उसके बाद ये गलशहीद पे बलवाई आए, उसके बाद में पुलिस ने घरों में तोड़फोड़ की और घरों में घुस कर के आगजनी की और लठिया से भी मारा, डंडों से। पुलिस ने तो काफ़ी जुल्म किया उस दौरान, भाई आगजनी भी की और लूट मार भी की और जो है आग लगा के और जो लोग चले जाते थे लूट मार कर। और जो कोई अगर उनको कोई पर्सन मिला
तो उसको भी गोली मार दी उन्होंने। बहुत ज़्यादा जुल्म किया पुलिस ने उस दौरान। वक्त के साथ ही दंगे की यादें तो धुंधली हो गई, लेकिन कई परिवार आज भी उसका दंश झेल रहे हैं। तत्कालीन राज्य सरकार ने बाद में एक जांच आयोग का गठन किया। एकमात्र सदस्य वाले इस आयोग में इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन जस्टिस MP सक्सेना को शामिल किया गया। आयोग ने 20 नवंबर 1983 को रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि ये रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई, लेकिन अब 40 साल के बाद योगी सरकार उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर लाने की तैयारी में जुट गई है। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। 20 नवंबर 1983 को यानी कि करीब 40 साल पहले जस्टिस सक्सेना आयोग ने मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट के हाथ में सौंप दी थी। अब इन 40 सालों में यूपी में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इस रिपोर्ट का अगर सियासी पहलू है तो सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि मुरादाबाद दंगों के पीड़ित 43 साल से न्याय और मुआवजे की मांग को लेकर दर-दर भटक रहे हैं। मुरादाबाद की हिंसा के कई पन्ने हैं। किसी पन्ने में मुस्लिम समुदाय की ज्यादती का जिक्र है, तो किसी पन्ने में पुलिस की क्रूरता की कहानी। हर कोई अपने अपने हिस्से का दर्द बयां करता है, लेकिन उस चुभने वाले सच की असलियत क्या है, ये जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट में छिपा है, जो बहुत जल्द सामने आएगा। इस बीच दंगे को लेकर कई बयान चर्चा में रहे। पूर्व पत्रकार और पूर्व विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर ने उस वक्त उस घटना को कवर किया था। उन्होंने अपनी किताब राइट आफ्टर राइट में इस घटना को सांप्रदायिक पुलिस फोर्स द्वारा किया गया नरसंहार बताया था। MJ अकबर ने लिखा था, मुरादाबाद में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक पुलिस द्वारा मुस्लिमों का नरसंहार था। पुलिस ने बाद में इस नरसंहार को ढकने के लिए इसे हिंदू मुस्लिम का दंगा बना दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस दंगे को लेकर जो आयोग गठित हुआ, उसकी रिपोर्ट के पन्ने आज तक क्यों नहीं खोले गए? आखिर उन पन्नों में ऐसा क्या दर्ज है जो सामने आने पर तूफान खड़ा हो सकता है? और अंदर क्योंकि नमाजी थे, बाहर भी नमाजी थे, तो यहाँ पर शुरुआत हुई गोलीबारी की। जो चश्मदीदों ने बताया, उनके मुताबिक पुलिस ने जब लोग आक्रोशित हुए तो फायरिंग शुरू कर दी और उसमें लाशें जो है वो गिर गई। और जब भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा पुलिस वालों पर हमलावर हुई, तो पुलिस वाले फिर जान बचाने के लिए इन बिल्डिंगों पर ऊपर चढ़ गए। और इन बिल्डिंगों के ऊपर से बताया जाता है कि फायरिंग उन्होंने सामने की तरफ ईदगाह के मैदान में शुरू कर दी। 40 साल पहले मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन हजारों दिन के बाद भी वो अभी तक धूल फांक रही। जब मुरादाबाद में दंगा हुआ तब राज्य में VP सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी। 1985 में ND तिवारी के नेतृत्व में जब कांग्रेस सरकार बनी तब भी इस दंगे पर खामोशी रखी गई। 1989 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तब भी इस रिपोर्ट पर कोई बात नहीं हुई। 1991 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। इस बीच 1993 में मुलायम सिंह यादव दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट का जिक्र कभी नहीं हुआ। 1995 में मायावती मुख्यमंत्री बनी, फिर भी इस रिपोर्ट का जिक्र नहीं हुआ। 1997 में भाजपा की सरकार बनी, लेकिन कल्याण सिंह ने कोई फैसला नहीं लिया। साल 2000 में राजनाथ सिंह यूपी के CM बने, लेकिन मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट तब भी सामने नहीं आई। इसके बाद कभी मुलायम सिंह यादव, कभी मायावती, तो कभी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन 1980 में मुरादाबाद के माथे पर लगे दंगे के निशान पर किसी ने न तो कुछ किया न ही कुछ कहा। 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार भी यूपी में रही, लेकिन समाज के बीच पैदा हुई उस भीषण तबाही पर तब कोई बात नहीं हुई। लेकिन अचानक से अब मुरादाबाद का दंगा चर्चा में आ गया है और सरकार इसकी रिपोर्ट सामने लाने वाली है, जिस पर सियासत भी तेज है। मुसलमान मुरादाबाद में ईदगाह में सांप्रदायिक दंगा हुआ, ये एक बड़ा इल्जाम है मुरादाबाद के ऊपर। मैं गवाह हूँ उस वक्त का। मुरादाबाद में ईदगाह में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं था। फिर इसे कुछ अफसरों ने, जिसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, इसे हिंदू मुस्लिम रंग दे दिया गया। ऐसा रहा था कि रातों को सोना हराम था, दिन में खाना मिलना मुश्किल था। बहुत बुरी हालत रही थी। 3-4 महीने रोटियों को तरस गए। जिस समय ये दंगा हुआ तब समाजवादी पार्टी नहीं थी, लेकिन अब जब इस दंगे का जिक्र दोबारा हो रहा है
तो समाजवादी पार्टी यूपी में बड़ी पार्टी है और उससे भी बड़ी बात ये कि सपा हमेशा से मुस्लिम वोटर पर दावा ठोकती रही है। ऐसे में उसकी तरफ से आया बयान अहम हो जाता है। लेकिन योगी सरकार के इस फैसले को लेकर सपा के ही सांसदों में मतभेद है। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन जहां योगी सरकार के फैसले को सही बता रहे, तो संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क इसका विरोध कर रहे और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का नया एजेंडा बता रहे। देखिए, इस पूरे विवाद में केंद्र बिंदु में दो चीजें हैं। पहली तो है मुरादाबाद और दूसरी है कांग्रेस। अब सवाल ये है कि जब ये रिपोर्ट सामने आएगी तो क्या 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए कोई मुसीबत भी लाएगी? क्या मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस कटघरे में खड़ी होने वाली है? क्या मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट आने के बाद 24 के चुनाव का माहौल बदलने वाला है? इस समीकरण को समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हाल ही के निकाय चुनाव पर नजर डालें। जब मुरादाबाद में मेयर के पद के लिए कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी के मुसलमान सपा बसपा की जगह कांग्रेस को वोट देंगे। मुसलमान अगले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पर जाएगा। अच्छा। उसके पास कोई और आका ही नहीं है। अब समाजवादी पार्टी उसका मोहभंग है। AIAM पर, हैदराबाद वाली पार्टी पर उत्तर प्रदेश में वो विश्वास नहीं कर सकता। वो उसका स्वाभाविक जो पार्टी थी पुरानी वो उस पर। तो क्या वाकई इस रिपोर्ट को लाने के पीछे कोई बड़ा गेम प्लान है या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक? जिस दिन से आप आए हैं भारतीय जनता पार्टी, उस दिन से चैनलों ने भी अपना रुख चेंज कर दिया और हिंदुस्तान हर पल नीचे जा रहा है, हर पल नीचे जा रहा है। हम कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं और ये असलियत आएगी कि इसके पीछे कौन थे और उसमें जो पीड़ित हैं चाहे किसी समाज का हो उनको भी राहत। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में जोश है। वो लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी में जुटी है। मुसलमानों को रिझाने के लिए पार्टी के बड़े बड़े नेता काम पर लगे हैं। ऐसे में क्या मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस को झटका लग सकता है? तो हिंदू मुस्लिम हमने थोड़ी बनाया, जो कुछ भी झगड़ा किया वो तो उनके लोगों ने किया, बीजेपी के लोगों ने। देखिए, आज उत्तर प्रदेश ने जाति धर्म मजहब के बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है और हर जाति धर्म मजहब मत के लोगों ने आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की हमारी डबल इंजन की सरकार को अपनाने का, गले लगाने का काम किया। अब सबको इंतजार है विधानसभा के सत्र का, जब योगी सरकार 43 साल पुराने दंगे का पूरा इतिहास सामने रखेगी। एक एक पन्ने को विस्तार से पढ़ा जाएगा और सच को सार्वजनिक रूप से गढ़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।